ओवर थिंकिंग जो कि हम सबको होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, कुछ को कम होती है। एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मे बी शायद आपको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती होगी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में क्या होती है और इसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसे हम रोक कैसे सकते हैं। थिंकिंग करना इज़ गुड कि हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बट उसको ओवर थिंक करना, उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट तक चले जाना कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओवर थिंकिंग अपने आप में कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है, ये बस एक रिस्पॉन्स है जब हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या फिर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। अगर हम इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखें तो हमारा ब्रेन ही इंक्रीज करता है ओवर थिंकिंग एज अ मीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि हमारा ब्रेन खुद चाहता है कि हम ओवर थिंक करें ताकि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल पाए। अगर ऐसी बात है कि ब्रेन खुद इनकरेज कर रहा है कि हम ओवर थिंक करें और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, तो ये तो बहुत सही चीज़ है ना। इसमें गलत क्या, और हम इतना परेशान क्यों होते हैं ओवर थिंकिंग से। तो फिर समझते हैं कि कहानी क्या चल रही है भाई, हमारे ब्रेन में वो क्या चीज़ हो रही है जो ट्रिगर कर रही है ओवर थिंकिंग और उससे नेगेटिव इमोशन की तरफ ले जा रही है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम और बढ़ा रही है। यहाँ पर ब्रेन की केमिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें है डोपामिन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन और कोर्टिसोल। तो सबसे पहले हम इन केमिकल के फंक्शंस को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि इनका काम क्या क्या है और ये थॉट प्रोसेस में कैसे कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है डोपामिन। डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं या फिर हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, तब डोपामिन रिलीज़ होता है। और सेरोटोनिन हमारा मूड रेगुलेटर है, यह हमारे मूड को कंट्रोल कर रहा होता है। एड्रेनालिन हमारा फोकस इंक्रीज़ करता है, हमारा टेंशन इंक्रीज़ करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि अलर्टनेस इंक्रीज़ करता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हम सोचते कैसे हैं और कौन से हार्मोन्स किस वे में हमारी थिंकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो रही नॉर्मल थिंकिंग के बाद। व्हेन वी आर डूइंग ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम डोपामिन की बात करते हैं, तो डोपामिन रिवॉर्डिंग रूमिनेशन को एनहांस करता है। रिवॉर्डिंग रूमिनेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले हम रिवॉर्ड का मतलब समझते हैं। रिवॉर्ड मतलब कि हमें कुछ मिलेगा अगर हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि हमें खुशी मिलेगी, हमें कामनेस मिलेगी या फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो अभी हमारे पास नहीं है। तो डोपामिन क्या करता है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार में सोचते रहें और वो हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम जितना उसके बारे में सोच रहे हैं ना, हम उस सॉल्यूशन की तरफ और आगे बढ़ते जा रहे हैं, सॉल्यूशन के और क्लोज आते जा रहे हैं। और रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से एक फीडबैक लूप बन जाता है और इसके साथ साथ ये हमारी मेमोरी को सॉलिडिफाई भी कर देता है, जिसकी वजह से हम मेमोरीज़ को जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते हम जल्दी। रिकॉलिंग पावर ज़्यादा तेज़ हो जाती है और इसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी इंक्लूडेड है। सिर्फ पॉजिटिविटी की बात नहीं है, नेगेटिव भी इंक्लूडेड है। तो चलो अब इसे हम स्टोरी के थ्रू समझते हैं। रिया से मिलो। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि अपने बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, एक्साइटेड है अपने एग्ज़ाम के लिए और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि इस बार तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएगी एग्ज़ाम में। तो स्टार्टिंग में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है जो कि रिया को मोटिवेटेड फील करा रहा है और फोकस फील करा रहा है टूवर्ड्स स्टडीज़, और उसे ये फील करा रहा है कि वो तो इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाली है। तो अब रिया बहुत ज़्यादा काम है और कॉन्फिडेंट है, और काम और कॉन्फिडेंट डिफ़ाइन कर रहा है उसका मूड। डैट मीन्स कि यहाँ पे सेरोटोनिन आया जो कि उसे हेल्प कर रहा है काम और कॉन्फिडेंट रहने में, और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ कर रहा है, उसे अपने गोल के टूवर्ड्स कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है। देन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, रिया कुछ स्ट्रेस सी रहती है, अब थोड़ा सा एंग्शियस रहती है और उसको इस चीज़ से रोकने के लिए एड्रेनलिन रिलीज़ होके उसे अलर्ट कर देता है, उसे
और ज़्यादा फोकस कर देता है। बट ये क्या, इसके साथ वो रूमिनेशन भी बढ़ा रहा है और साथ में उसकी चिंताएं भी। सो अब रिया की हालत कैसी है कि वो थोड़ी सी टेंस रहती है, थोड़ी सी काम रहती है, बट मोर स्ट्रेस्ड रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है उसे खुद पे डाउट हो रहा है और बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। अब ये स्ट्रेस काफ़ी दिनों तक रहने की वजह से रिया के ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज़ होने लग गया। कॉर्टिसोल कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अब वो रिया के लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा है। अब वो आइडियाज़ के बीच में स्विच नहीं कर पा रही और जो चीज़ें वो पढ़ रही है, वो याद रखना चाहती है, उन्हें वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पा रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, यहाँ पे अब डोपामिन क्या कर रहा है? डोपामिन रिया की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है, बट उसके साथ साथ उसके डर को भी बढ़ा रहा है कि कहीं वो फेल हो गई तो। और इसी वजह से वो और ज़्यादा सोच रही है और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के बारे में इमेजिनेशंस कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पे सेरोटोनिन डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि इसके मूड को कंट्रोल कर रहा था, राइट? अब सेरोटोनिन डिक्रीज़ क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि रिया अब स्ट्रेस ले रही है और स्ट्रेस लेने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से सेरोटोनिन डिक्रीज़ हो रहा है। और एक और वजह है कि रिया अब टाइम से सोती नहीं है, अच्छे से सो नहीं पा रही है, इसलिए वो काम नहीं हो पा रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सेरोटोनिन डिक्रीज़ हो गया है। अब आता है एग्ज़ाम वाला दिन। रिया एक्सपीरियंस कर रही है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारी एंग्जाइटी और भर भर के स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें मिलके उसे अच्छा परफॉर्म करने में और फोकस करने में मुश्किल पैदा कर रही हैं। वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पा रही, वो सोच नहीं पा रही कि उसने क्या क्या पढ़ा था, सारी इन्फॉर्मेशन वो रिकॉल नहीं कर पा रही जल्दी जल्दी, और इसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही पेपर में। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो डोपामिन जो है वो हमें फ्यूचर दिखा देता है। मतलब कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव साइड दिखा देता है कि हमारा रिजल्ट ऐसा होगा, हम वहाँ पे होंगे, हम ये कर रहे होंगे, मतलब सारी पॉजिटिव चीज़ें। इस वजह से ट्रिगर होता है हमारा मोटिवेशन और एक्साइटमेंट। फिर आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है कि अच्छा, हमने सोच लिया कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अब हमें कैसे करना है। अब हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, जो कि हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, हमारे बीपी को इंक्रीज़ कर देता है, और हमारी एनर्जी भी इंक्रीज़ कर देता है, हमारे फोकस को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थॉट्स नहीं देख पाते, हम मोर फोकस्ड रहते हैं। सेरोटोनिन अगेन हमारा मूड रेगुलेटर है, ये हमें नए नए ऑप्शंस दिखाता है कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ भी कर सकते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करता है। और जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती हैं, जब चीज़ें वैसी नहीं चल रही होती जैसा हमें डोपामिन ने दिखाया था, देन रिलीज़ होता है कोर्टिसोल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रेस, एज यू नो। और इस वजह से हमें ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, हम वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार अगर ये चीज़ वैसे नहीं हुई, अगर ऐसे हो गई तो क्या करूँगा मैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवर थिंकिंग करने के कई रीज़न्स हो सकते हैं, और ओवर थिंकिंग का एक कॉमन सिम्टम है एनजाइटी। ये उन लोगों के लिए कॉमन नहीं है जो एक्सपीरियंस करते हैं एनजाइटी व्हेन दे आर एनालाइजिंग द सिचुएशन इन ग्रेट डिटेल बिफोर दे मेक एनी डिसीजन और एक्शन। और इसी वजह से और ज़्यादा एनजाइटी होती है, क्योंकि हम और ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे थॉट्स के साथ, और जो कि हमें फिर से ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। और ये ओवर थिंकिंग की साइकिल, ये एंडलेस लूप हमें सेल्फ डाउट करा देता है, हमें नेगेटिव थॉट पैटर्न सिखा देता है, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रेक करना। ओवर थिंकिंग सब करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट? बट यही ओवर थिंकिंग जब हमारी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाए, देन दिस इज़ नॉट कॉमन। सो देयर आर द वेज टू ब्रेक दिस लूप
ऑफ ओवर थिंकिंग। तो इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलने के लिए हमें अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना पड़ेगा। ये पता करके कि कौन से थॉट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से नहीं, और जो थॉट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है उन्हें हेल्दियर थॉट्स के साथ रिप्लेस करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि विच ऑफ माई थॉट्स आर हेल्पफुल एंड विच आरंट। एम आई थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इन अ वे दैट हेल्प सॉल्व इट? एम आई ट्राइंग टू फाइंड एन ईजी सॉल्यूशन वेयर नन एग्जिस्ट? इज़ इट टाइम फॉर डिफरेंट अप्रोच? सो ओवर थिंकिंग इस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब इजीली बाहर आ सकते हैं, बट ऑल वी नीड इज़ अपने थॉट प्रोसेस को समझो, अपने माइंड को समझो, अपनी बॉडी को समझो, देन यू विल गेट ऑल ऑफ योर आंसर्स। दैट्स इट गाइस, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग के लिए हम क्या प्रैक्टिकली चीज़ें कर सकते हैं,